जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। आज 24 मई 2021 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। चलिए डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले आपके लिए एक क्वेश्चन, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को पॉज करके पहले इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दें। वीडियो के आखिर में मैं इस पर डिस्कस कर दूंगा और आज इस पर एक एडिटोरियल भी डिस्कस करना, एडिटोरियल नहीं, न्यूज़ एनालिसिस पे एक डिस्कस करना है इस समिति के बारे में। क्वेश्चन है कि किसानों की आय को 2022 तक दोगुना करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन ए है रंगराजन समिति, ऑप्शन बी है कस्तूरी रंजन समिति, ऑप्शन सी है स्वामीनाथन समिति या ऑप्शन डी है अशोक दलवई समिति। फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूँ। भारत सरकार का लक्ष्य किसानों की आय को 2022 तक दुगुना करना है और इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। आपको बताना है कि ये कौन सी समिति है। रंगराजन समिति, कस्तूरी रंजन समिति, स्वामीनाथन समिति या अशोक दलवई समिति। देखो, फर्स्ट पेज पे एज सच इम्पॉर्टेंट कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये जो न्यूज़ है ये एक बार फिर से चर्चा इस न्यूज़ का बन रहा। पहले काफ़ी इसका चर्चा बना हुआ था, पिछले 1-1.5 वर्ष से लगातार न्यूज़ चर्चा में है और फिर से एक चर्चा बन रहा है इसका। ये है कृषि कानून। कृषि कानून को लेकर के जो सरकार ने 3 रिफॉर्म्स किया था, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होना चाहिए। अब फिर से किसान और सरकार के बीच में बातचीत होने वाली है, लेकिन जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है, इस सरकार ने जो 3 कृषि कानून पास किए थे, एक तो एपीएमसी एक्ट में रिफॉर्म्स किया था, यानी मंडी एक्ट में रिफॉर्म किया था। एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में रिफॉर्म्स किया था और एक जो है सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के प्रावधान किया था। तो 3 बेसिकली रिफॉर्म्स हुआ था। अगर इसकी आपको बेसिक जानकारी नहीं है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। और साथ ही साथ किसी अन्य टॉपिक का आप चाहते हैं कि एक स्पेशल वीडियो बनाया जाए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं कोशिश करूंगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो वर्तमान के लिए काफ़ी रिलेवेंट होगा, उस पर अलग से लेक्चर लिया जाए या अलग से एक वीडियो बना दिया जाए। राजनीति पेज पे जो है कुछ न्यूज़ इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इस पर कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट फिलहाल दिख नहीं रहा। देखो, मैं आपके साथ उसी न्यूज़ का डिस्कस करता हूँ जो यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो या किसी भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो, राइट। बहुत सारे न्यूज़ रहते हैं पेपर में, लेकिन हर एक न्यूज़ को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। लेकिन किस न्यूज़ को पढ़ना ज़रूरी है ये समझना आपको बहुत ज़रूरी है। जैसे ये न्यूज़ है, इसको एक बार देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किया ई कोर्ट मैनुअल, मोबाइल मैनुअल, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐप जारी किया है जिस ऐप के माध्यम से आप जो है ट्रैक कर सकते हैं, राइट, अपना केस का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है वकील कौन सा है, विपक्ष का कौन सा वकील है, सारी जानकारी वगैरह ले सकते हैं। तो लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में। तो जुडिशियल रिफॉर्म्स के बारे में अगर जब आप लिखना शुरू करें तो एक रिफॉर्म्स इसको भी लिख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ई कोर्ट मैनुअल जारी किया, ई कोर्ट मोबाइल मैनुअल जारी किया, राइट। तो इस तरह का रिफॉर्म्स धीरे धीरे हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो, ये न्यूज चर्चा में क्यों है कि थप्पड़ मारने वाले कलेक्टर की छुट्टी, पीड़ित युवक को मिला नया मोबाइल, राइट। तो ये जो डीएम साहब हैं, इन्होंने एक युवक को बुलाया, इसका मोबाइल देखा और मोबाइल को नीचे पटक दिया, यानी मोबाइल को उसको तोड़ दिया और साथ ही साथ एक थप्पड़ जड़ दिया। आज से कुछ दिन पहले हमने डिस्कस किया था आपके साथ कि इसी तरह की कुछ घटना त्रिपुरा में हुई थी। त्रिपुरा में एक डीएम जो है शादी के समारोह में घुस के और उन्होंने काफ़ी आफरा तफरी मचाई थी, राइट। तो उस डीएम को भी सस्पेंड किया गया था और इस डीएम को भी तत्काल छुट्टी पे भेज दिया गया। सवाल ये होता है कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस पेपर 4 होता है, या उत्तर प्रदेश में भी जीएस पेपर 4 है, उसमें प्रशासन में नैतिकता आपको पढ़ना होता है, एथिक्स पढ़ना होता है। और एथिक्स का इम्पॉर्टेंट यही होता है कि किस तरह से आपको पब्लिक ओपिनियन डेवलप करना है, लोगों के बीच में क्या आपकी भूमिका होनी चाहिए। आप जिलाधिकारी अगर हैं तो जिला को किस तरह से समन्वयकारी नीति के माध्यम से आप चला सकते हैं, किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं। थप्पड़ मारने का आपका अधिकार नहीं है। आप अगर मान लेते हैं कि लड़का गलती किया हुआ तो आप एक काम कीजिए, उसको फाइन कीजिए, लेकिन इस तरह से जो थप्पड़ मारिएगा वो आपको शोभा नहीं देता है, आपके पद को शोभा नहीं देता है। एक आम जो पुलिस मैन जो होता है, एक आम हवलदार जो होता है, उस तरह का आपका बिहेवियर नहीं होना चाहिए, राइट।
हालांकि हवलदार या पुलिस अधिकारी को भी थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है, किसी को थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है। गलती किया लड़का, उसको फाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, लेकिन आपको थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं है। तो जीएस पेपर 4 से इसको कोरिलेट कर सकते हो, राइट। इस तरह की घटना को, और केस स्टडी में नॉर्मली इस तरह की घटना पूछा जाता है। यूपीएससी अक्सर केस स्टडी में इस तरह का क्वेश्चन पूछती है। ये जो पेज है कोरोना, इस पे भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं होता है नॉर्मली, राइट। अब देखो, ये जो तूफान आने वाला है, इसको लेकर के सरकार सजग है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको लेकर के जो मीटिंग का आयोजन किया है, जिलाधिकारियों वगैरह से बात की है, प्रशासन से बात किया है कि किस तरह से यास जो तूफान आ रही है, जो उड़ीसा तट को प्रभावित कर सकती हैं, उड़ीसा को प्रभावित कर सकती हैं, साथ ही साथ वो वेस्ट बंगाल को प्रभावित कर सकती है और बिहार तक उसका असर हो सकता है। तो इसको लेकर के किस तरह से निपटने की रणनीति अपनाया जाए, राइट। तो इसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है मीटिंग कर रहे हैं। यास के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था कि यास जो तूफान है, इस तूफान का नाम ओमान के द्वारा दिया गया है, राइट। तो तूफान का नामकरण आपको पता होना चाहिए। वनडे एग्जाम, स्टेट पीसीएस वगैरह में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तूफान बनने की प्रक्रिया किस तरह से बनता है, क्या उसका फॉर्मेशन होता है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। बहरहाल इस न्यूज़ को एक बार ज़रूर आप लोग पढ़ लें। मुद्दा पे भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं दिया है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एडिटोरियल में एक एडिटोरियल जो मुझे फर्स्ट पेज पे दिख रहा है, इसको एक बार पढ़ सकते हैं आप लोग। देखो, दिल्ली एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा रीजन है पराली। बिहार में उसको लार कहा जाता है। एक तरह से समझो कि फसल का अवशिष्ट है। गेहूं का जो लार होता है, या गेहूं का या धान वगैरह का जो पराली होता है, लार बोलो पराली बोलो एक ही चीज़ है, उसको किसान के द्वारा जला दिया जाता है, राइट। और वो जलने से क्या होता है कि दिल्ली के आसपास जो है धुआं का धुआं हो जाता है, गैस चैम्बर के रूप में दिल्ली तब्दील हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा मेजर रीजन है दिल्ली के आसपास के पॉल्यूशन का, वो है पराली का जलाना किसानों के द्वारा, राइट। खास करके पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान या दिल्ली के किसान ये पराली जलाते हैं, जिससे दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो जाती हैं। अब देखो, प्रदूषण को अगर नियंत्रण करना, तो सवाल ये होता है कि पराली जो होता है, यानी लार जो होता है, उसमें मूल्य क्रिएट कर दीजिए। लार को या तो आप परचेज कर लीजिए, या लार का कई तरह से उपयोग हो सकता है, राइट, कई उसका यूज हो सकता है। तो उस यूज को अगर आप उसको उपयोग में तब्दील कर देते हैं, किसानों को अगर लार बेचने में, किसानों को पराली बेचने में अगर फ़ायदा क्रिएट करते हैं, तो किसान निश्चित तौर पे पराली को बेचेंगे नहीं, राइट, सॉरी, जलाएंगे नहीं पराली को, और किसान पराली को क्या करेंगे, बेच देंगे। तो बेच देंगे तो दोनों होगा, एक तो किसानों की आय को दोगुना करने में भी ये चीज़ें सार्थक होगी। पराली को किसान जो है बेच देंगे तो किसानों की आय भी बढ़ेगी, किसानों की जो आय 2022 तक दोगुना करना है उसमें भी हमें मदद मिलेगा। और दूसरा इससे क्या होगा, दूसरा इससे होगा कि पॉल्यूशन की समस्या का भी समाधान किया जा सकता है, राइट। तो इसी को लेकर के यहाँ पे न्यूज़ दिया हुआ है, एक बार इसको देख सकते हैं। देखो, हेल्थ रिफॉर्म्स की लगातार चर्चा कर रहे हैं। पिछले एक महीने में लगभग मैं 5 या 6 एडिटोरियल होगा जो मैंने डिस्कस किया इसको लेकर के, हेल्थ रिफॉर्म्स किस तरह से देश में किया जाए। तो यहाँ पे एक जो पॉइंट दिया हुआ है कि अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा के गठन का समय आ गया। अब समय आ गया है कि जो आज़ादी के बाद लगातार मांग हो रही थी कि अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन किया जाए और साथ ही साथ अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए, राइट। अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन किया जाए और अखिल भारतीय शिक्षा सेवा का गठन किया जाए। ये आज़ादी के बाद लगातार मांग हो रही है, और ये मांग वर्तमान में अधिक प्रासंगिक क्यों हो गया, इसी को लेकर के एडिटोरियल है। लाइन बाय लाइन हम इसको डिस्कस करेंगे, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू जो यहाँ पे दिया हुआ हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा एडिटोरियल है। जब आपको हेल्थ रिफॉर्म्स के बारे में लिखना हो तो निश्चित तौर पे इस पॉइंट को इनकनक्लेट करें, इसको शामिल करें अपने नोट्स में, इसको अपने आंसर में भी शामिल करें कि अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन होना चाहिए। कई समिति ने इस पर डिस्कस किया।
देखो सबसे पहले तो आज़ादी के बाद जो समिति बनी थी, मुदलियार समिति ने भी इसका प्रावधान किया था। मुदलियार समिति का भी कहना था कि अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन किया जाना चाहिए। उसके बाद 1973 में करतार सिंह समिति बनी थी, इसका भी सुझाव था। 1997 में 1997 में पाँचवें वित्त आयोग ने भी इसकी सिफारिश की थी। 2017 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसका सिफारिश किया था। स्वास्थ्य पे संसदीय समिति है, स्वास्थ्य पे संसदीय समिति का भी सिफारिश हुआ था पिछले वर्ष। और साथ ही साथ 15वें वित्त आयोग का रिकमेंडेशन अगर आप पढ़ोगे तो 15वें वित्त आयोग ने भी अपनी अनुशंसा में लिखा है कि अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा का गठन होना चाहिए। यानी कई सारी समिति का कहना है कि अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा का गठन होना चाहिए। जिस तरह से आईएएस का गठन होता है, अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा, अखिल भारतीय पुलिस सेवा, उसी तरह से अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन होना चाहिए। अब देखो इसके पीछे कुछ कारण बताया, राइटर ने कुछ कारण बताया। सबसे पहला कारण तो ये बताया कि स्वास्थ्य और कल्याण संबंधित समग्र और विस्तृत दृष्टिकोण होगा। एक चिकित्सक, अगर अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन होगा तो वहाँ पे जो भी चिकित्सक ट्रेनिंग लेंगे, जो भी डॉक्टर ट्रेनिंग लेंगे, उसके पास स्वास्थ्य संबंधित और कल्याण संबंधित दोनों के संबंधित समग्र और विस्तृत दृष्टिकोण होगा उसका। साथ ही साथ संक्रामक रोग नियंत्रण, वर्तमान में जो कोरोना चल रहा है एक संक्रामक रोग है, उसी तरह से ब्लैक फंगस जो चल रहा है एक संक्रामक रोग है। तो संक्रामक रोग नियंत्रण, निगरानी प्रणाली हो गया, डेटा प्रबंधन हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य से संबंधित को औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया, डॉक्टर वगैरह को इसका प्रशिक्षण नहीं होता। ना तो संक्रामक रोग नियंत्रण किस तरह से रेगुलेट किया जाए या किस तरह से नियंत्रित किया जाए, निगरानी प्रणाली कैसी होनी चाहिए, डेटा प्रबंधन कैसी होनी चाहिए, सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, इसके लिए औपचारिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया। अगर अखिल भारतीय सेवा का गठन होगा तो इन सभी का औपचारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता सुधार हेतु भी जरूरी है। निश्चित तौर पे अगर अखिल भारतीय स्वास्थ्य सेवा का गठन होगा, अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन होगा तो स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता बढ़ेगी। जीव विज्ञानी का मानना है, जितना भी बायोलॉजिस्ट हैं उसका मानना है कि कोरोना ना तो पहली और ना ही आखिरी महामारी होगी। बिल्कुल सही है, कोरोना से पहले भी कई महामारी हो गई। हमने देखा है कि हमारे देश में किस तरह की कई महामारी आई है। और कोरोना के बाद भी अभी देखो, कोरोना के साथ ही साथ ब्लैक फंगस शुरू हो गया, राइट, ये भी एक महामारी है। 12 से अधिक राज्यों ने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया है। तो कोरोना से पहले भी कई महामारी आई, कोरोना के बाद भी कई महामारी आई, और महामारी को अगर हमें नियंत्रण करना है तो हमें अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन करना होगा। अब देखो, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और WHO की योजना का अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। बहुत सारी स्वास्थ्य को लेकर के केंद्र सरकार ने योजना चलाई है, बहुत सारी योजना राज्य सरकार ने चलाई है स्वास्थ्य को लेकर के, और बहुत सारी योजना WHO की भी मदद से कुछ योजनाएं चल रही है देश में। इन सभी योजनाओं का समग्र विश्लेषण करोगे तो इसका जो अपेक्षित परिणाम निकलना चाहिए, जो इस योजना के निर्माण के समय में अपेक्षा किया गया था, वो उसका परिणाम आउटकम नहीं निकला, राइट। और साथ ही साथ चिकित्सक के पास यानी डॉक्टर के पास प्रशासनिक क्षमताओं का अभाव होता है। यानी अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन कीजिएगा तो जिस चिकित्सक को आप प्रशिक्षण देंगे उसको प्रशासनिक आधार पर भी प्रशिक्षण देंगे, उसको महामारी को नियंत्रित करने के लिए भी प्रशिक्षण देंगे, कई तरह के प्रशिक्षण देंगे। और साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अन्य भी है कि जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं, IAS अधिकारी हैं, उसके बोझ को भी कम किया जा पाएगा, राइट। आप देखते हो कई सारी जो पद होते हैं उस पर IAS अधिकारी जो है पदस्थापित होते हैं। जैसे बिहार में बिहार स्वास्थ्य समिति है, राइट, बिहार स्वास्थ्य समिति का कई सारा काम है। तो बिहार स्वास्थ्य समिति का जो डायरेक्टर है वो एक IAS अधिकारी है। तो इस तरह से जो है IAS अधिकारी के बोझ को कम करना है। चूँकि बिहार स्वास्थ्य समिति है तो बिहार स्वास्थ्य समिति जैसे जो है पद है जिसमें मेडिकल की आवश्यकता होती है, कि मेडिकल नॉलेज की आवश्यकता होती है, वैसे पद के लिए ज़रूरी है कि वहाँ पे एक अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का अधिकारी उस पद को रेगुलेट करे या एक डॉक्टर उस पद को रेगुलेट करे। तो हमें IAS के बोझ को भी कम करना, इसलिए भी हमें ज़रूरी है कि अखिल भारतीय चिकित्सा सेवा का गठन होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें जो दिया गया है, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, वो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगा फिर भी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।
देखो ये जो न्यूज़ है, भारतीय फल सब्जियों के लिए खुल रहे नए बाजार, राइट। तो सबसे पहले तो इसको बैकग्राउंड में जाकर के डिस्कस करते हैं, उसके बाद न्यूज़ पे लौटेंगे। बैकग्राउंड में आपको ये बात समझनी होगी कि जो सरकार 2016 में एक समिति बनाई थी, अशोक दलवाई समिति, और उस समिति की सिफारिश पे सरकार ने टारगेट किया था कि 2022 तक हमें किसानों के आय को दोगुना करना, राइट। किसानों के आय को दोगुना करने के लिए प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम लाए, और साथ ही साथ कई सारी परियोजना ला रही है सरकार। उसी परियोजनाओं में से एक है कृषि निर्यात नीति 2018, राइट। अब देखो कृषि निर्यात नीति 2018 आया, उसका उद्देश्य था कि कृषि निर्यात को जो है 2022 तक $60 अरब, अमेरिकी अरब डॉलर, $60 कर लेना, राइट। अब देखो कृषि निर्यात क्या होता है, किसान का जो उत्पाद होता है उसको निर्यात करने की बात कर रही है, राइट। जैसे गेहूं निर्यात करना है, कटहल निर्यात करना है, आम निर्यात करना है, अमरूद निर्यात करना है, फल निर्यात करना है, इसको निर्यात करके बढ़ा करके हमें $60 अरब कर लेना है 2022 तक। यह फैसला 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से लिया गया। कृषि निर्यात नीति के तहत चाय, कॉफी, चावल जैसे कृषि उत्पाद को निर्यात को बढ़ावा देने के साथ साथ वैश्विक कृषि व्यापार में देश की हिस्सेदारी को बढ़ाएगी। इस निर्यात के क्रियान्वयन के लिए 1400 रुपया से अधिक करोड़ खर्च होगा। ये अधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट याद रख लेना। इसका लक्ष्य जो है किसानों की आय को दोगुना करना है 2022 तक, और टारगेट रखा हुआ $60 अरब हमें क्रॉस करना। अब देखो इसको लेकर के चुनौती क्या है। चुनौती ये है कि कृषि उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है और निर्यात में 34वें स्थान पे है, राइट। तो कृषि उत्पादन हम विश्व में दूसरा स्थान है हमारा, यानी कृषि हम अच्छा खासा उत्पादन करते हैं, लेकिन कृषि निर्यात काफ़ी कम करते हैं। विश्व में कृषि निर्यात में हमारा 34वां स्थान है, जो काफ़ी कम है। अब देखो इस न्यूज़ पे अगर आप लौटोगे, उससे पहले देखो एक चीज़ याद रख लेना कि कृषि जो निर्यात करती है वो एपीडा करती है। कृषि को निर्यात करना का जो काम दिया गया है, एक संस्था की जिम्मेदारी दी गई है। ये संस्था कृषि उत्पाद को निर्यात करती है। इस संस्था का नाम है एपीडा। इससे भी लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ये संस्था कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत आती है। एपीडा होता है द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यही संस्था एपीडा कृषि को निर्यात करती है। अब देखो इसमें जो चर्चा है इस न्यूज़ में कि बागवानी पे सरकार लगातार ध्यान दे रही है। हमें कृषि निर्यात को बढ़ाना है तो वर्तमान में बागवानी को हमें बढ़ाना होगा। उसको लेकर के सरकार जो है लगातार ध्यान दे रही है। बागवानी में क्या हो गया, जैसे फल वगैरह हो गया, सब्जी वगैरह हो गया, ये सब बागवानी उत्पादन हो गया। इसी तरह से यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इस सप्ताह 1.2 टन ताज़ा कटहल की खेप त्रिपुरा से लंदन पहुंचाई गई। यानी हम अपने नॉर्थ ईस्ट का विकास भी कर रहे हैं। त्रिपुरा से अगर निर्यात हो रहा है लंदन, तो सोचो कि नॉर्थ ईस्ट के विकास पे भी सरकार ध्यान दे रही है। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे कि असम की लाल चावल को अमेरिका भेजा गया है। इसी तरह से अन्य जो चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है, राइट। इसको एक बार पढ़ लेना, लेकिन इसका बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। कृषि निर्यात नीति 2018। बाकी इस पेज पे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो है ग्राहकों से टूटा बैंक और वित्तीय संस्थान का संपर्क, एक बार इसको पढ़ सकते हैं। और खास करके यहाँ पे चर्चा है एनबीएफसी का, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के बारे में आपको जानकारी बेसिक होना चाहिए, राइट। तो एक बार इसको देख सकते हैं। देखो म्यांमार में 18 महीने में फिर से नागरिक सरकार लाने का वादा। तो म्यांमार में डिक्टेटरशिप अभी चल रही है। वहाँ का जो सैन्य शासक है वो अभी सत्ता में म्यांमार में। हुआ क्या, थोड़ा सा बेसिक मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। बाकी म्यांमार को लेकर के जब हम डिस्कस करेंगे एक अलग से वीडियो बना करके, तो डिटेल से मैं चर्चा कर दूंगा। 2008 से 2008 में म्यांमार में सैन्य शासन कोई नई बात नहीं है। 2008 में संविधान में संशोधन करके म्यांमार में एक प्रोविज़न किया गया, और यह प्रोविज़न था कि म्यांमार की जितनी भी सीट है, संसद में जितनी भी सीट है, उसका 25% सीट जो है वहाँ के मिलिट्री के लिए आरक्षित किया गया, राइट। और 75% सीट पे ही ओके, म्यांमार के जो 75% सीट है केवल उसी का चुनाव होगा, और 25% जो सीट है
ये मिलिट्री के लिए आरक्षित किया गया। यानी मान लो म्यांमार में अगर 100 सीट है म्यांमार की सदन में, तो उस 100 सीट में 25 सीट जो होगा वो आरक्षित होगा किसके लिए, सेना के लिए, और 75 सीट पे चुनाव होगा। अब देखो ये जो 75 सीट है या 75% सीट, 75% सीट जो है, इस पे भी कई सारी पार्टियां लड़ती थी चुनाव, और उसमें नॉर्मली क्या होता था कि सेना के समर्थित पार्टी जो है वो बहुमत में आ जाती थी। मान लो 25% सीट सेना के लिए आरक्षित है, और यहाँ से 75% में 25% से अधिक सीट अगर सेना के समर्थित पार्टी जीत जाती है, तो ऐसे कंडीशन में दोनों मिलकर सरकार बना लेती है, राइट। इस बार हुआ उल्टा। इस बार हुआ उल्टा यह कि आंग सांग सू की जो सरकार बनी, इस बार चुनाव जो हुआ था 2021 में, तो उसमें क्या हुआ, आंग सांग सू की पार्टी जो है वो बहुमत में पूरी तरह से आ गई। जैसे मान लो 25% सीट आरक्षित तो है सेना के लिए, कोई इशू नहीं है, बाकी जो 75% सीट बची उसमें लगभग हर एक सीट आंग सांग सू पार्टी जीत गई। तो ऐसे कंडीशन में आंग सांग सू जो है पूर्ण बहुमत में आ गए, राइट। और पूर्ण बहुमत में आ गई तो सेना को डर था कि वो जो 2008 में संशोधन हुआ था जिसके माध्यम से 25% सीट आरक्षित सेना के लिए किया गया था, उस प्रोविज़न को आंग सांग सू की पार्टी जो है उसको वापस ले सकती हैं। इसलिए वहाँ पे सेना ने वहाँ पे कब्जा कर लिया। जब सेना को ये बात का खतरा हुआ कि उनके हाथ से सत्ता जा रही है, तो सेना ने वहाँ पे पूरी तरह से लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई पार्टी को हटा करके खुद वहाँ पे डिक्टेट करना शुरू कर दिया। देखो बैकग्राउंड में जब चीज़ों को समझना शुरू करोगे देन आपको जाकर के काफ़ी अच्छा लगेगा। देखो यहाँ पे एक जस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं दिखा रहा हूँ जो मैं लगातार आपसे डिस्कस करता हूँ। यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, इनका एक कहना था, और ये काफ़ी पहले से कह रहे थे कि मैंने चेतावनी दी थी कि चेतावनी दी थी कि कोई भी तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक हर कोई सुरक्षित ना हो, राइट। ये पॉइंट मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। कोरोना महामारी का उपाय का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान है, और भारत सरकार क्या कारण है कि पेटेंट को लेकर के लगातार जो है विश्व के देशों के साथ तालमेल करने का कोशिश कर रही है, क्योंकि कोरोना वायरस किसी एक पर्टिकुलर जगह में भी अगर होगा तो वो पूरे विश्व के लिए खतरनाक होगा। अफ्रीका के मान लो किसी छोटे से देश में भी कोरोना वायरस की समस्या अगर होगी तो पूरे विश्व के लिए खतरनाक होगा, और ये कहना है एंटोनियो गुटेरस का। ये पॉइंट लगातार मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। बहरहाल एक बार इसको पढ़ लेना। फिलहाल खेल रत्न और अर्जुन अवार्ड पे संकट नहीं है, तो एक बार देख लेना इसको। काफ़ी, चूँकि हमारे देश में 2 ओलंपिक मेडल लाए हैं और वर्तमान में इनको जो है गिरफ्तार किया गया मर्डर केस पे, राइट। तो ये बहुत बड़ा त्रासदी का दिन है भारत के खेल के इतिहास में, राइट। एक बार इसको भी देख लेना। 2021 का एशिया कप अब जो होगा 2023 में इसका आयोजन होगा। वनडे एग्जाम अगर हम पूछा जा सकता है। बाकी इस पर कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो मूव करता हूँ क्वेश्चन पे। ऑलरेडी डिस्कस हमने कर लिया है कि किसानों की आय को दुगुना करने के लिए 2016 में एक समिति बनी थी जिसका नाम था अशोक दलवाई समिति, और इसी की समिति की सिफारिश पे प्रधानमंत्री 7 सूत्री कार्यक्रम आया था जिसका लक्ष्य था 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना। तो इसका आंसर सही है डी। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।